मोदी नहीं तो कौन? क्या महाकुंभ 2025 में इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम फाइनल हो जाएगा? लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। वैसे तो सीएम योगी की पॉपुलैरिटी को हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे स्लोगन इतना पावरफुल रहा कि बीजेपी इलेक्शन जीत गई, जबकि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अच्छे ही नहीं थे। तो क्या महाकुंभ 2025 में सीएम योगी को मोदी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? क्या वो पीएम की रेस के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे? कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। साथियों, महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। अब देखिए, पहले ये सवाल पूछा जाता था कि विपक्ष में कौन है जो मोदी की जगह ले सके, लेकिन अब ये भी पूछा जाने लगा है कि बीजेपी में कौन है जो उनकी जगह ले सकता है। यहाँ अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अभी तो मोदी ने तीसरी बार शपथ ली थी, अचानक नए पीएम की बात शुरू क्यों हो गई, और ये महाकुंभ का पीएम के नाम से क्या कनेक्शन, आगे इस वीडियो में मैं सभी चीजें बताऊंगी। वैसे तो साल 2024 भी सनातनियों के लिए काफी अहम साल रहा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 2025 की शुरुआत भी सनातनियों के समागम से हो रही है। लेकिन इसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल साल 2013 में जब बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना गया था, उस वक्त भी प्रयागराज में कुंभ का प्रोग्राम था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो अब तक लोगों की कई उम्मीदों पर खरे उतरे भी हैं और उनकी लीडरशिप में इंडिया ने काफी ग्रोथ भी की है। लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी की चर्चा शुरू हो चुकी है। इसके पीछे बीजेपी के अपने कारण भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है ऑपोजिशन के लीडर्स, जिन पर हम आगे चलकर बात करेंगे। पर इंडिया के अगले पीएम के नॉमिनेशन के लिए महाकुंभ में बीजेपी और संत समाज के साथ साथ आरएसएस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। संघ की भूमिका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब बीजेपी कमजोर होती है तब संघ की भूमिका पार्टी में ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आरएसएस के तरफ से ऐसे इंडिकेशंस हैं कि पीएम कैंडिडेट के नाम के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम लाया जाएगा और इस पर सभी की रजामंदी है। हालांकि अभी तो लोकसभा चुनाव दूर हैं, इसलिए सीधे तौर पर उनका नाम का ऐलान नहीं होगा, लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर साउथ में तमिलनाडु और तेलंगाना तक चुनावी रैलियां कर चुके हैं योगी। यानी साफ है कि इस वक्त वो आने वाले चाहे लोकसभा इलेक्शंस हो या फिर असेंबली इलेक्शंस, वो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। दूसरा, रैलियों में जो भी बात वो करते हैं वो लोगों पर गहरा असर कर जाती है। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर साफ दिखाई दिया। यहां तक कि पीएम ने भी ठाणे और वाशिम की रैलियों में इसी नारे को अपने अंदाज में दोहराया था। योगी ने महाराष्ट्र में 11 रैलियां करके 17 कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे और इनमें से 15 चुनाव भी जीत गए। यूपी में 9 सीटों के लिए उपचुनाव में भी इसी नारे ने कमाल किया था। लेकिन योगी का बटेंगे तो कटेंगे के नारे की इंस्पिरेशन क्या है? इसका कनेक्शन आरएसएस के एक गाने से है। इस गाने को उस वक्त गाते थे जब देश को आजाद कराने की मुहिम चल रही थी। तब ये गाना गाया जाता था कि इतिहास कहता है कि हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपदा महान, भाई छूटे धरती खोए, मिठे धर्म संस्थान। और ये बात अपने आप में सच भी है। अगर हिंदुओं में यूनिटी नहीं रहेगी तो डिवाइड एंड रूल हमेशा चलता रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि महाकुंभ ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां बीजेपी मंथन करती है। वो 2013 का वक्त कुछ और था।
एक साल बाद ही लोकसभा इलेक्शंस थे, समय कम था और फैसला बड़ा लेना था। इसीलिए पीएम के चेहरे पर पक्की मुहर के लिए उस आयोजन से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त इतने बड़े लेवल पर हिंदू समाज के संगठन और साधु संतों का जमावड़ा फिर दोबारा कहाँ मिलता। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार कुंभ और चुनाव के बीच 4 साल का गैप है, इसीलिए महाकुंभ में नाम पर चर्चा तो होगी, लेकिन सभी संगठनों के बीच इसे एक प्रस्ताव की तरह लाने का प्रोग्राम है। सवाल तो ये है कि बीजेपी में अमित शाह जैसे बड़े नेता हैं, तो योगी आदित्यनाथ को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है। इसका अंदाजा तो आपने बटेंगे तो कटेंगे के नारे की इंस्पिरेशन और आरएसएस के साथ इसके कनेक्शन से लगा ही लिया होगा। आरएसएस अपने स्टाइल में काम करती है, वो किसी भी नाम का फैसला ऐसे ही नहीं लेती। धीरे धीरे जमीन तैयार करेगी, खाद पानी देगी, बीज को पौधा बनाएगी और फिर उस पर मुहर लगाएगी। यह है आरएसएस के काम करने का स्टाइल। यानी योगी के नाम पर अब तक आरएसएस का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि वो हिंदू धर्म और सनातन के सबसे मजबूत पिलर हैं, कतार में है, इसीलिए उनकी दावेदारी मजबूत है। लेकिन मोदी के पीएम रहते हुए नए कैंडिडेट की चर्चा ठीक है क्या? दरअसल इस मुसीबत में बीजेपी ने अपने आप को खुद ही फंसाया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ऑपोजिशन भी बीजेपी से ये सवाल कर रही है, और ये सवाल आज से नहीं हो रहा बल्कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले से हो रहा है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो पीएम का चेहरा कौन होगा। तीसरी बार पीएम बने नरेंद्र मोदी 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। इस पर 11 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया था। मोदी जी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने खुद नियम बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर देंगे। केजरीवाल के इस सवाल पर अमित शाह ने जवाब दिया था। अरविंद केजरीवाल और पूरी इंडिया अलायंस को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 के हो जाएंगे, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ही टर्म पूरा करेंगे और आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें बीजेपी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक कि पीएम मोदी ने खुद अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब दिया था। परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाना चाहता है, वो अपने वारिस को कुछ दे कर जाना चाहता है। लेकिन मोदी का वारिस कौन है भाई? मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब देशवासी हैं। आप ही मेरा परिवार है और आप ही मेरे वारिस। लेकिन बीजेपी चाहे कितनी भी सफाई दे दे, विपक्ष इस वक्त लगातार नए उत्तराधिकारी के नाम को लेकर सवाल कर रहा है। पर बीजेपी में ये 75 इयर्स में रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये भी मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर नेताओं को संसदीय बोर्ड या कैबिनेट में जगह नहीं मिली, बल्कि दोनों को मार्गदर्शक मंडल में रखा गया। आडवाणी उस वक्त 86 इयर्स और जोशी 80 इयर्स के थे। जून 2016 में मध्य प्रदेश कैबिनेट एक्सटेंशन में बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि दोनों ही 75 पार थे। इसी तरह 80 साल से ज्यादा की उम्र के कारण पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। हिमाचल के दिग्गज नेता शांता कुमार भी इसी तरह किनारे हो गए। लेकिन जब ये इंसिडेंट्स बैक टू बैक हो रहे थे तब अमित शाह को आगे आकर कहना पड़ा कि पार्टी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 75 इयर्स से ज्यादा होने पर नेता चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसकी मिसाल थे कर्नाटक के येदियुरप्पा, जो 80 पार होने के बाद भी राज्य में बीजेपी की कमान संभाल रहे थे। लेकिन फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 91 साल के आडवाणी और 86 साल के जोशी को बीजेपी ने फिर से टिकट नहीं दिया। बाद में इसी साल अप्रैल के महीने में अमित शाह फिर से आगे आते हैं और कहते हैं कि 75 साल से ऊपर के किसी को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है और ना ही उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। बस अमित शाह के इसी बयान को लेकर आज विपक्ष की पार्टियां नरेंद्र मोदी के 75 साल के होने का इंतजार कर रही हैं और उनके रिटायरमेंट प्लान के बारे में पूछ रही हैं। हालांकि मोदी आरएसएस के एक मजबूत कैंडिडेट भी रहे हैं, लेकिन अब आरएसएस योगी आदित्यनाथ में नए पीएम का चेहरा देख सकती है, जिसका फैसला महाकुंभ 2025 में हो ही जाएगा। लेकिन सिर्फ पीएम के चेहरे पर ही नहीं, कुंभ तो कई बड़े राजनीतिक फैसलों की भी गवाह बन चुकी है। कुंभ में हर बार कोई ना कोई बड़ा फैसला होता ही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का नाम पीएम के लिए लाने की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो। साल 2013 में कुंभ से करीब 10 दिन पहले अशोक सिंघल के घर महावीर भवन में 2 दिन तक पीएम के नाम के लिए मंथन हुआ। इसमें मोहन भागवत, प्रवीण तोगड़िया और आरएसएस के पदाधिकारी शामिल थे। हालांकि साल 2012 से ही अशोक सिंघल और संघ प्रमुख मोहन भागवत मोदी के नाम पर मुहर लगवाना चाहते थे।
क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर अशोक सिंघल पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मोहन भागवत थोड़े कंफ्यूजन में थे। बड़ी मुश्किलों के बाद मोहन भागवत को मोदी के लिए कन्विंस किया गया। फिर 5 फरवरी 2013 को करीब 10,000 दंडी स्वामी ने धर्म संसद में चिमटा बजाकर मोदी का नाम लिया, उनके नाम के नारे लगाए, कहा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। फिर यही नारे जनता के बीच भी लगे। ये जनता संतों की भक्त थी और 2013 में मीडिया और पब्लिक के बीच नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर लाने की प्लानिंग की। लेकिन इस बार धर्म संसद नहीं बैठेगी, क्योंकि ये वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद का कॉन्सेप्ट है। इसे कुंभ में लगाया जाता है। ये तब बैठती है जब कोई बड़ा फैसला लेना हो। लेकिन इस बार कई टॉपिक्स पर सिर्फ डिस्कशन होगा और उसके प्रस्ताव बनेंगे, पर फैसला अभी नहीं लेंगे। किसी का भी नाम सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था, संगम आकर संत महंत ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वानी सब एक हो जाते हैं। जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। यानी प्रयागराज वो जगह है जिसके प्रभाव के बिना पुराण भी पूरे नहीं होते। तो देश की राजनीति कैसे पूरी हो सकती है?